So good morning, everybody. So you haven't done these two questions, right? किसी का हुआ? बोल रहे हैं क्वेश्चन तो सिंपल सा है that integrate this function, but they are asking you without integrating. तो यहाँ पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा? The geometric significance of definite integral. What is the geometric significance of definite integral? अगर कोई आपसे बोलता है कि डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है तो आप क्या बोलते हैं? ये तो सबको पता होगा, कौन बताएगा मेरे को? शिवानी आप बताइए। आरव, कैन यू स्पीक? नहीं। रीत, ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रल का? अगर आप बोलते हैं a to b fx dx तो इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है? That the magnitude of the area, rather area actually, magnitude of the definite integral represents area. Magnitude of the definite integral represents the area. ये आप बोल सकते हो. And if the function is positive, then the integral represent actual area represented by enclosed by the function, the x-axis. ये एरिया जो है ना, ये फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच की एरिया, ये सारी कंप्लीट, मतलब फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, मतलब x इक्वल टू a से x इक्वल टू b के बीच में जितनी एरिया फंक्शन और x एक्सिस के बीच इनक्लोज हो रही है, ये सारी एरिया रिप्रेजेंट होती है डेफिनेट। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि x पॉजिटिव, fx पॉजिटिव होना चाहिए और लोअर लिमिट स्मॉलर होनी चाहिए, अपर लिमिट लार्जर होनी चाहिए, मतलब सब्जेक्टेड टू दिस कंडीशन की a इज लेस देन b एंड फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर फंक्शन पॉजिटिव नहीं है तो हम बोलते हैं कि वो एरिया नहीं रिप्रेजेंट होती है, एरिया का एक अलजेब्राइक सम, कुछ एरिया पॉजिटिव हुई कुछ नेगेटिव हुई तो उस टोटल अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया को रिप्रेजेंट करता है, जैसा कि शिवानी ने बोला। दैट्स करेक्ट। कैसे होता है ये भी आपको पता है कि आप जब ऐसा एक एलिमेंट लेते हैं ओरिजिन से x डिस्टेंस पर और उसका विड्थ रखते हैं dx, तो ये जो ऑल्टीट्यूड हो गया, इस एलिमेंट को इन्फिनिटेसिमली स्मॉल विड्थ का एलिमेंट है जिसका हाइट fx हुआ और विड्थ dx हुआ, तो इसका dA जो होता है एरिया एलिमेंट, ये होता है fx इंटू dx। अगर fx पॉजिटिव है और dx का साइन कन्वेंशन पता ही है कि इफ b इज लार्जर देन a देन dx भी पॉजिटिव है, तो ये एरिया एलिमेंट पॉजिटिव होगा। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट्स का सम है, सारी क्वांटिटीज पॉजिटिव हैं तो एरिया इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब इंटीग्रल की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और वही एरिया को रिप्रेजेंट करेगी, सारी एरिया का सम है ये तो ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस हो गया, जो पहले भी फर्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कस हुआ था। अब इसकी बात करो तो अगर हमें इसको करना है तो क्या करना है भाई? जिंट एक्स का ग्राफ आप जानते हो, तो आप ग्राफ से एरिया को सम करके बताओ कि क्या आएगा आंसर। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन आस्क अबाउट। कैसे करेंगे इसको? तो आप पहले तो ग्राफ बनाओ और फिर एरिया को आइडेंटिफाई करो कि कौन सी एरिया रिप्रेजेंट हो रही है और फिर उसको ऐड करो। तो ग्राफ बना सकते हैं, जिंट एक्स का ग्राफ बनाइए जरा तो फटाफट। अभी हम बोल रहे हैं एन इज अ नेचुरल नंबर, राइट? तो जिंट एक्स का ग्राफ जो है 0 से
0 से 1 तक तो जिनटेक्स का ग्राफ 0 ही रहेगा, और 1 से 2 में जिनटेक्स का ग्राफ क्या होगा, तो मैं ऐसे ग्राफ ड्रॉ करते जा रहा हूँ. 0 से 1, then 1 to 2 it is 1, and then 2 to 3 it is 2, then 3 to 4 it is 3, and you'll see that there is a sequence formed. जब आप एरिया को लिखेंगे ना, एरिया की एक सीक्वेंस फॉर्म होगी. जैसे 0 से 1 तक तो एरिया 0 ही आएगी, उसके बाद ये एरिया आएगी, फिर यही एरिया, ये रेक्टेंगुलर वर्टिकल रेक्टेंगल्स आएंगे ऐसे, राइट. तीसरी एरिया जब करेंगे तो ये वाला कॉलम का एरिया आ जाएगा. ऐसे कितने कॉलम्स होंगे, सो दैट यू कैन फिगर इट आउट बाय फॉर्मिंग अ सीरीज. फर्स्ट एरिया क्या है, 0. नेक्स्ट एरिया क्या है, 1. विड्थ 1 है, विड्थ तो सबकी 1 है, हाइट इज 1. सेकेंड एरिया क्या है, हाइट इज 2 तो 2. थर्ड एरिया क्या है, हाइट इज 3 तो 3, एंड सो ऑन. तो सम ऑफ एरिया या इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, इट इज इक्वल टू 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन. लास्ट एरिया क्या होगी, तो सपोज करो कि इफ यू कीप ऑन गोइंग लाइक दिस, तो n-1 से लेके n तक जिंट की वैल्यू जो होगी वो n-1 होगी बेटा, n-1. समझ रहे हो, n-1 हाइट का एक रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि when x varies n-1 to n, the value of the integer part is n-1. तो ये वाली एरिया जो है वो क्या होगी, n नहीं होगी, इट विल बी, बोलो, दिस एरिया विल बी n into सॉरी n-1 into 1. तो लास्ट टर्म होगा n-1. सो 1 से लेके n-1 तक की नेचुरल नंबर का सम क्या होगा, तो n-1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय n-1 by 2. मतलब आपका फार्मूला नेचुरल नंबर ही लगेगा, लेकिन n into n+1 by 2 की बजाय n-1 into n-1 + 1 by 2, इट इज n into n-1 by 2. दिस इज द आंसर. सबको क्लियर है, जल्दी बता दो मुझको. ऑल वेल, यस. तो श्रेया तुम्हारा आंसर में हाँ n+1 नहीं होना चाहिए, राइट. नाउ गो टू द नेक्स्ट वन. फर्स्ट वन वाज इजी, सेकेंड वन. अच्छा, इसको वैसे भी देखो, तो अगर आप लिमिट को ब्रेक करते, इंटीग्रेट करके कैसे निकालेंगे, तो इंटीग्रेट करके ऐसे निकालेंगे, तो सेम एरिया विल बी रिटन एज 0 to 1 0 dx. जहां जहां डेफिनेशन चेंज होगी, 1 to 2 1 dx, 2 to 3 2 dx, and you keep on like n-1 times n-1 dx when varies n-1 से n. तो लिमिट को आप 1 से लेके n-1 तक n-1 पॉइंट्स पर लिमिट ब्रेक होगी. इंटरमीडिएट पॉइंट पर अलग अलग इंटीग्रल को इवैल्यूएट कर लो, ये 0, ये 1 2 -1 2 times 3 -2 है ना. तो ऐसा आंसर आता जाएगा. पहला तो 0 आएगा, दूसरा आएगा 2 -1 into 1 प्लस 2 बाहर आएगा, 1 dx is x, तो 2 times 3 -2 प्लस 3 times 4 -3, ऐसे चलता रहेगा ये. और लास्ट वाला क्या आएगा, n-1 times n-1, and you got the same sequence. यही सीक्वेंस ये. अब चैलेंजिंग पार्ट था सेकंड, इसको कैसे करेंगे, बी पार्ट को. तो जब भी आपको विदाउट इंटीग्रेटिंग डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है, दैट मींस यू हैव टू आइडेंटिफाई द कर्व and draw it, and then you have to find out the required area enclosed between the curve and x-axis from lower ordinate to lower limit to upper limit as ordinates. तो ये कौन सा कर्व है, कैन यू आइडेंटिफाई दिस कर्व, कितने लोग इस कर्व, वेरी गुड, फैंटास्टिक, इट्स अ सेमी सर्कल विथ सेंटर 1 नहीं 0,0. हाँ, and radius 1, no, radius a.
रेडियस इज ए। हाँ सर ए। तो इस सर्कल को चलो ड्रॉ कर देते हैं, एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। पहले मैंने पूरा सर्कल ही ड्रॉ कर दिया ए रेडियस का, और जिसका ओरिजिन सेंटर है मान लो, और फिर उसका लोअर अपर सेमी सर्कल है कि लोअर सेमी सर्कल? दीक्षांत बोलो, ये जो फंक्शन है ये लोअर सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपर सेमी सर्कल को? मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर वाला सेमी सर्कल है कि एक्स एक्सिस के नीचे वाला? तो ये आउटपुट का साइन देख के पता चलेगा, y is this and this is positive. So your curve is y is equal to square root of a square minus x square, मतलब x square y square is equal to a square minus x square। तो x square plus y square equal to a square ही है, बट अगर आप ऐसे लिखते हैं तो पूरा सर्कल है, ये लिखा तो पॉजिटिव वैल्यू y की है, तो सिर्फ अपर सेमी सर्कल। मींस यू हैव टू यू डोंट हैव टू कंसीडर लोअर पार्ट ऑफ द सर्कल, तो मैंने लोअर पार्ट को हटा दिया। अब बताओ इसका हमें एरिया कौन सी चाहिए, ये बताओ, विच एरिया वी आर लुकिंग फॉर? अपर सेमी सर्कल। हाँ, तो वो कहां से कहां तक? ऐसे थोड़ी पूरे अपर सेमी सर्कल के एरिया। माइनस ए से। माइनस ए से? कहां से देख रहे हो तुम? कितने नशे में हो सुबह सुबह? है लग रहा तेरी नींद नहीं खुली अभी। व्हाट इज द लोअर लिमिट? अच्छा 0 से x सर, 0 से x। 0 से x। अब वो एरिया कैसे निकलेगी, अब बताओ मुझे। वो जो 0 से x एरिया बोल रहे हो वो आएगी कैसे? बोलो, हाउ डू वी गेट दैट एरिया 0 to x? अरे कोई नहीं बता पा रहा है। अरे कोई तो बोलो भाई। नहीं समझ में आ रहा? चलो मैं ही बताता हूँ फिर, जब आप लोग नहीं बताएंगे तो किसी न किसी को तो बताना पड़ेगा, तो वो मैं ही हो सकता हूँ जो बताऊं आपको। अगर आपको माइनस ए से ए एरिया निकालनी होती तब तो कोई तकलीफ नहीं थी, राइट? माइनस ए से ए में कोई तकलीफ नहीं है, दिक्कत आ रही है जब आपको 0 से ए निकालना है। 10वीं की थोड़ी बहुत ज्योमेट्री तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि आपको आती होगी। एग्रीड? यस सर। चलो ठीक है, तो ये मान लो ये एक्स पॉइंट, एक्स तो वेरिएबल होगा, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी करेगी? तो डोमेन कंडीशन इसकी है कि एक्स ए से बड़ा नहीं हो सकता, तो एक्स की मैक्स वैल्यू जो हो सकती है वो क्या हो सकती है? ए ही हो सकती है। तो लेट मी टेक एक्स लाइक दिस, ये है मान लो एक्स है, ये ऑर्डिनेट है एक्स पर, और फिर उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम इसका पार्ट कर रहे हैं, मतलब इस सर्कुलर सेक्टर, सेक्टर तो नहीं हुआ, एक पोर्शन ऑफ द सर्कल रिप्रेजेंट होगा। व्हाई दिस इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली? एनीवे, अगर ये x है तो ये हाइट कितनी हुई? यही हुई ना, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो y। यस सर। और अगर ये पॉइंट को मान लो, ये पॉइंट ओरिजिन है, मानना क्या है, तो हाई ओरिजिन, दिस इज ओरिजिन एंड दिस पॉइंट इज a एंड दिस पॉइंट जहां पर x लिखा है ये पॉइंट मान लो b है। और अगर मैं o और a को ज्वाइन कर दूं ऐसा, don't you see that this entire area is divided into two areas? One is the area of this sector and other is the area this triangle.
बोलो. So can I say that the area represented by this integral is area OAB? Let this point be C. Area of triangle OAB plus area of circle, area of sector, circular sector OB, no, OAC. Hi, is that okay? बोलो भाई. यस सर. क्योंकि हमें तो पूरा एरिया चाहिए था ना. हमें कौन सी एरिया हम लोग ढूंढ रहे हैं? हम लोग तो पूरी एरिया ढूंढ रहे हैं जो फंक्शन और एक्स एक्सिस के बीच लाई कर रही है फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू, हम ये पूरी एरिया ढूंढ रहे हैं, ये वाली यहां तक, ये पूरी एरिया, ये पूरी एरिया को मैंने बोला कि 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. 2 पार्ट में. क्योंकि 2 पार्ट में क्यों? क्योंकि हमें तो रेगुलर फिगर की एरिया निकाली, हमें इंटीग्रेट तो करना नहीं है. तो ये व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल? ये ट्रायंगल का एरिया क्या, जल्दी बताओ. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. यस. हाफ बेस क्या है? x. एक्स. हाइट क्या है? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. एग्रीड और नॉट? यस सर. एंड व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कुलर सेक्टर? ये सर्कुलर सेक्टर की एरिया क्या होगी आपके हिसाब से? ये वाले सेक्टर की एरिया क्या होगी? इट इज इक्वल टू हाफ r स्क्वायर. r स्क्वायर मतलब a स्क्वायर इंटू ये एंगल मान लो थीटा है. हाँ, ये वाला एंगल को एज्यूम कर लो, ये वाला एंगल थीटा है. अगर ये एंगल थीटा है तो एरिया तो आप लिख ही सकते हैं, half a square theta. What is theta? So you, in order to get theta, ये 90 माइनस थीटा है, ये वाला 90 माइनस थीटा है. या ऐसे बोलो कि ये ही थीटा है, तो ये वाला याद करो. ये ट्रायंगल को देखो, इस ट्रायंगल में थीटा, साइन थीटा क्या है? ये हाइट क्या है? OA इज, ये दिस इज x, AM और OM. साइन थीटा क्या है, जल्दी बोलो. Sin theta in the triangle OAM is clearly perpendicular is x upon a. Hello? Perpendicular by hypotenuse. यस सर. Theta is sin inverse of x by a. And it is very interesting. If you look at the answer, तुम्हें कुछ याद आएगा. अभी जस्ट आपने indefinite integral किया है. a square minus x square plus a square times sin inverse x by a. कुछ याद आया? क्या याद आया? इंटीग्रल 0 टू x अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. इंडेफिनिट में ये फार्मूला पढ़ा था कि नहीं आपने? यस सर. दिस इज एक्चुअली फार्मूला फॉर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इन इंडेफिनिट फॉर्म. तो इंडेफिनिट फॉर्म में जो एरिया होती है वो एक्चुअली डेफिनिट में 0 से लेके x तक का एरिया का सम होता है जी. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 0 से x तक के एरिया का सम होता है इंडेफिनिट फॉर्म, और कुछ नहीं होता है. तो सब कुछ डेफिनेट इंटीग्रल है. मैंने बताया था कि न्यूटन ने इंडिपेंडेंटली ये सब पर बात करी थी. जब इंडिपेंडेंट की बात कर रहे हैं तो उसका कोई लेना देना नहीं है उसकी पहले वाली सिचुएशन से. ही वॉज ओनली टॉकिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल. तो 0 टू x अगर आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दो डेफिनेट फॉर्म में, जो आएगा वही अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. इसी तरह से 0 टू x रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कर दो. x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर वो एक्चुअली आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा. तो वो एरिया आएगी, वो उसका फार्मूला हो जाएगा, दूसरा वाला जो फार्मूला आपने किया. और इसी तरह से रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को कर दो 0 टू x, तो वो तीसरा वाला फार्मूला हो जाएगा. तो एरिया से आप वो फार्मूला निकाल सकते हैं. अब ये बात क्लियर हो गई बिल्कुल कि नहीं? यस सर. चलो अब आ जाते हैं जी फोर्थ प्रॉपर्टी, एंड विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी. तो लिखेंगे इफ वी
है, सॉरी सब्स्टिट्यूशन भी नहीं, अभी एक बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है, इसको भी देख लो। अगर मान लो किसी फंक्शन एफ एक्स का इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स आपने कैलकुलेट किया एंड इंटीग्रल कम्स आउट टू बी 0, व्हाट डज दिस मीन? फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ए से लेके बी तक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है और उसके इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ रही, क्या मतलब हुआ इसका? अगर आप इफ यू गो बाय द ज्योमेट्रिक सिग्निफिकेंस, मतलब तो यही हुआ ना कि एरिया 0 है। यस सर। एरिया 0 है या एरिया का सम 0 है? एरिया का सम 0। एरिया का सम 0, इसका मतलब दो हुआ, या तो फंक्शन का एरिया ही 0 है टोटल, मतलब फंक्शन ही 0 है, और अगर फंक्शन 0 नहीं है, अगर फंक्शन की वैल्यू थ्रू आउट ए से बी में कांस्टेंट 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि कुछ एरिया पॉजिटिव, कुछ इंटीग्रल कुछ की वैल्यू नेगेटिव। पॉजिटिव आई होगी और कुछ नेगेटिव आई होगी। यस सर। फंक्शन कंटिन्यूअस है और वैल्यू उसकी पॉजिटिव भी आ रही है और नेगेटिव भी आ रही है, इसका मतलब क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन की प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है और साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब है कि उसका एक रूट एक रूट एग्जिस्ट करेगा। कम से कम एक रूट होगा, लिख दो, यही बात है। तो प्रॉपर्टी सेज दैट देयर fx हैज एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल ab, fx हैज एटलीस्ट वन रूट इन द इंटरवल ab। प्रॉपर्टी समझ में आ गई? ये क्वेश्चन को जल्दी से इवैल्यूएट करो एंड सी दैट द अबव प्रॉपर्टी होल्ड्स गुड। बोल रहा है इवैल्यूएट द इंटीग्रल 0 to 3 x square minus 2x dx and verify the fact that if fx is a continuous function from all x belongs to ab such that a to b fx dx 0, then fx has at least one root belonging to ab, but the converse of the above statement is not necessarily true। कन्वर्स सही नहीं है, फॉरवर्ड स्टेटमेंट वैलिड होता है। मतलब अगर एरिया 0 है तो एक रूट होगा, लेकिन एक रूट है तो एरिया 0 हो, ये गारंटीड नहीं है। इस बात को अब वेरीफाई करना है। तो पहले तो आप इंटीग्रल को इवैल्यूएट करो। व्हाट डू यू गेट इफ यू इवैल्यूएट, ट्राई टू इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल 0 to 3 x square minus 2x dx किया बेटा, तो ये तुम्हारा आ गया x क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर इवेल्युएटेड 0 to 3। देखो ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं बहुत आराम से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला था इनडेफिनिट इंटीग्रल आप जब तक मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कमांड नहीं होगा, तो वो आप पर ज्यादा डिपेंड करता है। मैंने आपको हर चीज समझा दी, लेकिन आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। बट ये टॉपिक मेरे पे डिपेंड करता है। अगर मैं अच्छा कराऊंगा तो ये टॉपिक आपका अच्छा हो जाएगा, अगर मैं अच्छे से नहीं कराऊंगा तो ये टॉपिक आपका खराब हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, मेरे साथ साथ सीखते जाओ, और जैसे ही मैं खत्म करूंगा आपको लगेगा कि मेरा कमांड हो गया इस पे। तो अब जरा देखो क्या आ रहा है, जरा इवेल्युएट करो। 3 पुट करोगे क्या आएगा? 27/3 इज 9 माइनस 9, और 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली 0 है, नेट एरिया 0, मतलब इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ गई। बट आपको ये अच्छी तरह से पता है कि ये फंक्शन थ्रू आउट 0 नहीं है, ये फंक्शन एक वर्टिकल पैराबोला है। इफ यू ड्रॉ दिस पैराबोला हैज टू रूट्स, होप यू एग्री। So if I draw this parabola, what are the roots? Roots are 0 x and equal to 2। roots are 0 and 2। तो 0 and 2 रूट्स मैंने ड्रॉ करके पैराबोला ड्रॉ कर दो फटाफट जल्दी से। तो ये एक 0 और 2 से एक पैराबोला हमने ड्रॉ किया, दिस इज 0 एंड दिस इज 2। 0 से 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी, और 2 के बाद फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव, 0 के लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव। दिस इज हाउ दिस ग्राफ लुक्स लाइक। अब इन्होंने बोला कहां से कहां तक एरिया चाहिए हमें, इन्होंने इंटीग्रल को बात करी 0 से लेके कहां तक? 3 तक। दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड हियर इट इज 3। जब आप 0 से 3 तक इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं बेटा, तो आपको एक्चुअली मिल क्या रहा है? यू आर गेटिंग दिस एरिया एज नेगेटिव ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ इंटीग्रल नेगेटिव आएगी, एरिया पॉजिटिव होती है, इसलिए हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू का नेगेटिव करना पड़ेगा। और ये एरिया क्या होगी? दूसरी वाली एरिया, ये वाली एरिया मिल रही है। ये एरिया मतलब एरिया तो छोड़ो, मान लो ये A1 है और ये A2 है, तो व्हाट इज A1?
व्हाट इज इंटीग्रल्स वैल्यू 0 to 2 fx dx क्या आ रहा है, ये आएगा -a1, एरिया पॉजिटिव होती है तो एरिया का नेगेटिव, और 2 to 3 fx dx क्या आएगा बेटा, ये सारी वैल्यू जो है इंटीग्रल की पॉजिटिव आएगी क्योंकि फंक्शन भी पॉजिटिव है और dx भी पॉजिटिव है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा a2। बट यू नो ये समेशन 0 है, तो इंटीग्रल, कोई आपसे बोलेगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 to 3 fx dx, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे a2 -a1, मतलब -a1 plus a2, and it is given as 0, that means a2 is equal to a1। तो जो एरिया ये वाली आ रही है, जो ग्रीन कलर से जो शेडेड एरिया है और जो ब्लैक कलर से शेडेड एरिया है, ये दोनों एरिया इक्वल मैग्नीट्यूड की है, इक्वल एरिया है, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि 0 से 3 तक इंटीग्रल की वैल्यू 0 है, तो एक रूट है कि नहीं, तो क्लियरली यू कैन ऑब्जर्व दैट x equal to 2 is root that belongs to 0 to 3, root of function। फॉरवर्ड प्रूव हो गया, ये बात प्रूव हो गई कि नहीं, आप मुझे बताओ। इफ fx is continuous function in a to b such that area vanishes, then integral value vanishes, then fx has at least one root। बट इसका कन्वर्स प्रूव नहीं हुआ। कन्वर्स प्रूव नहीं हुआ मतलब क्या, कि अगर इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो, अगर इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो तो रूट होगा, मतलब अगर रूट है तो इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो ये गारंटीड नहीं। जैसे मैं यहां पर 3/2 ले लूं और अब मैं बोलूं कि 0 से 3/2 में फंक्शन का रूट है कि नहीं, बताओ। देयर इज अ रूट, देयर एग्जिस्ट अ रूट x equal to 3 belonging to x equal to 2 belonging to 0 to 3/2, but can you say that integral's value from 0 to 3/2 will be 0? It is not equal to 0। तो अगर किसी इंटरवल में रूट है तो इंटीग्रल की वैल्यू उस इंटरवल में 0 होगी? नो, नॉट नेसेसरी। बट अगर किसी इंटरवल में इंटीग्रल की वैल्यू वैनिश कर रही है, 0 आ रही है, इसका मतलब उस इंटरवल में फंक्शन का एक रूट होगा, प्रोवाइडेड द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। पॉलिनोमियल इज अ कंटीन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर हियर इट इज वैलिड। आई होप इट इज साउंड Yes, क्लियर। sir. हाँ, इट इज नॉट नेसेसरी, शिवानी बिल्कुल सही बोल रहे हो। गोइंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी। यूजुअली आपने पूरे इंडेफिनिट इंटीग्रल में देखा कि फंक्शंस जब थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो हमें फंक्शंस में कुछ किसी फंक्शन को t या वेरिएबल x को कोई फंक्शन ऑफ t सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। कहीं पर आपको sin x को t लेना पड़ेगा, कहीं पर x को sin t पुट करना पड़ेगा, कहीं sin इनवर्स x को थीटा लेना पड़ेगा, कहीं पर x को cos थीटा पुट करना पड़ेगा। तो वो सब्स्टिट्यूशन इंडेफिनिट में तो वैलिड था, अनकंडीशनली, बिकॉज इनडेफिनिट में हम इंटीग्रेट ही वहां करते हैं जहां इंटीग्रेबल है, जहां पर कंटिन्यूअस है, या हम मान के चलते हैं कि भाई जो मैं कर रहा हूं वो हर उस सिचुएशन में वैलिड है जो फंक्शन की इंटीग्रेबिलिटी इंश्योर्ड है, उसका एंटी डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। बट इन डेफिनेट इंटीग्रल यू आर स्पेसिफाइड एन इंटरवल, और हो सकता है कि उस इंटरवल में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस भी हो, उस इंटरवल में हो सकता है कि फंक्शन की वैल्यू में जंप हो, कुछ पॉइंट पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो। तो हमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करते समय स्पेसिफिक रहना पड़ेगा और अलर्ट रहना पड़ेगा। तो व्हाट डज द प्रॉपर्टी सेज? द प्रॉपर्टी सेज, राइट इट डाउन, टू इवैल्यूएट an integral a to b fx dx if we decide to substitute gx as t। gx को सम फंक्शन ऑफ x को मैंने t पुट करना है, ऐसा मैंने डिसाइड किया। देन इसका मतलब होता है x को g इनवर्स t पुट करना, gx को t पुट करना मतलब x इज g इनवर्स t। तो पहली कंडीशन तो आपके सामने है कि gx को t पुट करना मतलब x को g इनवर्स t पुट करना, इसका मतलब फंक्शन gx इन्वर्टिबल होना चाहिए।
जिस फंक्शन को आप एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर रहे हो वो सबसे पहले इन्वर्टिबल मतलब 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, या मोनोटोनिक होना चाहिए, इतना तो इंश्योर कर लो कि मोनोटोनिक होना चाहिए, और कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि x a से b तक कंटिन्यूअस है, नंबर लाइन पर रियल नंबर डिसकंटिन्यूअस नहीं होती हैं। x कंटिन्यूअस है और उसकी जगह पर जो भी आप पुट कर रहे हो कंटिन्यूअस होना चाहिए, और इन्वर्टिबिलिटी तभी पॉसिबल है जब वो मोनोटोनिक होती है। दो कंडीशन तो क्लियर लिख लो। सो कंडीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? पहली कंडीशन है that gx must be a continuous and defined function for all x belongs to ab, and दूसरी कंडीशन क्या है? gx must be a monotonic function for all x belongs to ab to ensure the invertibility. These two conditions hold good. Do you get it or not? ये दो कंडीशन आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब उसका रीजन कॉज जो मैंने बताया, समझ में आ रही बात? यस सर। अब जब अगर ये दो कंडीशंस वैलिड हैं, मतलब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में और अगर फंक्शन मोनोटोनिक है इस इंटरवल में, तब आप सब्स्टिट्यूशन कैरी आउट कर सकते हो। और कैरी आउट करते समय क्या क्या करेंगे? तो सबसे पहले जहां जहां x है एंटी डेरिवेटिव में उसको जी इनवर्स टी पुट करेंगे, मतलब ये इंटीग्रैंड को चेंज करो नए वेरिएबल पे। फिर dx को न्यू वेरिएबल dt में ले जाओ, अगर आप ले जाना चाहते हो। अगर आप वेरिएबल चेंज करना चाहते हो तो dx को dt में ले जाओ। फिर तीसरा काम क्या करोगे कि भाई fx तो f ऑफ जी इनवर्स टी हो जाएगा, dx जो है वो जी इनवर्स टी का डेरिवेटिव dt ऐसा आ जाएगा। बट द ट्रबल इज ये जो लिमिट्स हैं वो किसकी हैं? ये लिमिट तो x की है ना, x वेरीज फ्रॉम a टू b। तो gx t की लिमिट चाहिए अब हमें, तो लिमिट भी चेंज करेंगे। तो तीन जगह चेंजेस आएंगे, तो लिखते जाओ। नाउ इफ अबव टू कंडीशंस आर फुलफिल्ड देन पहला स्टेप क्या है? चेंज द इंटीग्रैंड gx इक्वल टू t and g dash x dx will be written as dt, and do change the limit of integration। मतलब अब इंटीग्रेट क्या हो जाएगा? जब x की वैल्यू a होगी तो t होगा g ऑफ a, जब x की वैल्यू b होगी तो t की वैल्यू होगी g ऑफ b, तो लिमिट हो जाएगी g ऑफ a टू g ऑफ b। f ऑफ x की जगह g इनवर्स t आ गया, dx की जगह dt अपॉन, यहां देखो g डैश x dx dt, तो dx इज dt अपॉन g डैश a, तो g डैश ऑफ x की जगह g इनवर्स t। तो ये पूरा चेंज करना पड़ेगा। तो व्हाट आर द चेंजेस वेयर यू विल बी वेरी केयरफुल? कौन कौन से चेंजेस को लेके आपको केयरफुल रहना है? ये इंटीग्रैंड चेंज करो, डिफरेंशियल एलिमेंट चेंज करो, और थर्डली बट वेरी इंपॉर्टेंटली लिमिट्स चेंज करो। ऑल्दो अगर आप सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इंटीग्रेट करने के लिए कर रहे हैं इंडेफिनिट में, तो आप ये भी कर सकते हो कि उस फंक्शन को इंडेफिनिट फॉर्म में सब्स्टिट्यूशन करके इंटीग्रेट कर लो और वापस एंटी डेरिवेटिव को x के टर्म्स में लिखो। टी करके एफ जी एक्स को टी करके इंटीग्रेट कर लिया, इंटीग्रल आ गया, उसको वापस अब x के फॉर्म में लिखो और x के फॉर्म में लिख करके लोअर लिमिट को ही अप्लाई करो। लोअर लिमिट मतलब x की जो ओल्ड लिमिट है a और b अप्लाई करो, तो वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे तो आपको ये तीनों स्टेप्स करने पड़ेंगे, दिस इज फॉर श्योर। अब अगर मैं आपको दिखाऊंगा कुछ क्वेश्चंस में कि अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मिस्टेक्स क्या होती हैं, राइट? सो चलो वर्कआउट करते हैं। जैसे मान लो एक इंटीग्रल था 0 to 1 है ना, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो हमने क्या कर दिया? हमने बोला x को tan थीटा पुट कर देते हैं। क्यों किया x को tan थीटा पुट? बिकॉज आई कैन सी दैट tan थीटा जो है वो
मतलब कि थीटा क्या है, थीटा tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x जो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है और मोनोटोनिक है, तो इट इज कॉन्टिन्यूअस एंड मोनोटोनिक, ये वाला। और फिर अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा tan dx क्या हो गया बेटा, dx हो गया सीकेंस क्या थीटा d थीटा, तो न्यूमरेटर में आ गया सीकेंस क्या थीटा d थीटा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस tan क्या थीटा इज सीकेंस क्या थीटा। अब हम लिमिट भी चेंज करेंगे, जब x 0 है तो tan थीटा 0 तो थीटा 0, tan इनवर्स 0 इज 0। अगर x 1 है तो tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4। अब ये पूरा इंटीग्रल ही चेंज हो गया, क्या हो गया, 0 टू पाई बाई 4 एंड 1 dx 1 d थीटा, so it is equal to theta evaluated under the limit 0 to pi by 4 and therefore the answer is pi by 4. It's a correct substitution. इसको although हम because standard result जानते हैं तो इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि tan inverse x let's evaluate from 0 to 1 and it is tan inverse 1 is pi by 4 minus tan inverse 0 is 0 and therefore the answer is pi by 4. Definitely हम इसमें substitution थोड़ी करेंगे, हम इसमें substitution नहीं करेंगे, लेकिन मैंने करके दिखाया कि अगर हमें सब्स्टिट्यूशन, हाँ अगर हम सब्स्टिट्यूशन करना है तो हम ऐसे करेंगे, इंटीग्रैंड चेंज करेंगे, डिफरेंशियल एलिमेंट इंटीग्रल एलिमेंट को भी चेंज करेंगे और लोअर और अपर लिमिट को भी नए वेरिएबल के टर्म्स रिस्पेक्टिवली डिफाइन करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे तो आंसर सही आएगा। और ध्यान दो, अगर ये फंक्शन जिसको हमने x को tan थीटा वगैरह पुट किया, अगर ये डिसकंटिन्यूअस हो गया बीच में, या अगर ये अनडिफाइंड हो गया, या अगर ये नॉन मोनोटोनिक हो गया, तो गलत आंसर आ जाएगा। अभी आप क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा। तो यहां तक नोट कर लिया, कैन वी मूव टू द नेक्स्ट? हेलो, ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बोल रहे हैं इवेलुएट द इंटीग्रल -2 to 2 dx upon 4 plus x square directly as well as by the substitution x equal to 1 by t and examining why the answer do not tally. Also mention the correct answer. अब इस क्वेश्चन को मेरे साथ साथ करो, देखो बहुत सीधी सी बात है कि डायरेक्टली इवेलुएट करना है तो हम कुछ ऐसे करेंगे, इंटीग्रल -2 to 2 1 upon 2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो आएगा tan इनवर्स ऑफ x अपॉन 2 multiplied by half, and then we are going to evaluate this under the limit -2 to 2, and if you figure it out, -2 पर क्या आएगा, हाफ तो बाहर ही रख लो, tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4, और -2 पर क्या आएगा, हाफ टाइम्स tan inverse -1 is minus pi by 4. And therefore your answer is pi by 8 minus pi by 8 plus pi by 8. And it turned out to be how much? Pi by 4. Clear? Right. This is one way of approaching this. Another way, they say that let's do it like here. बोल रहे x को आप 1 upon t पुट कर दो, put x as 1 by t. dx will become minus dt by t square, and integral will reduce. Now this time integral will be written as minus dt over t square upon 4 plus 1 by t square, and lower limit will be minus half, t की वैल्यू -2 पुट किया, अपर मतलब इसका मतलब है कि t is 1 by x ना, तो रेसिप्रोकल हो जाएगी ये हाफ. Then if you simplify, minus sign gets out and this become minus half to half dt by 1 plus 4t square, 1 plus 2t का होल स्क्वायर.
and then if I evaluate, it is tan inverse of 2t upon 2, and limits are minus half to half with a negative sign here, and then if you get the answer, half पर क्या आएगा, वही पाई बाई 4, और माइनस हाफ पर क्या आएगा, पाई बाई 4 का बाई 2 करेंगे बेटा, tan इनवर्स 1 इज पाई बाई 4 का बाई 2 करेंगे तो पाई बाई 8 ही लिखो। हाफ पर क्या आएगा, माइनस हाफ पर आएगा माइनस पाई बाई 8, तो माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 8, यही होता है ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके, एंड नेट वैल्यू आई क्या, negative pi by 4, and this is little surprising that we are following two method of integrations and getting the different results. The first question is why we are getting two distinct results by going by two different ways of integrating this function. ये एक अलग रिजल्ट है और ये एक अलग रिजल्ट है, दोनों रिजल्ट में फर्क क्यों है, पहला। दूसरा कि सही कौन है, मेथड 1 सही है, मेथड 2 सही है, और तीसरा क्यों। हाँ जी, फटाफट, योर टर्न इज नाउ ऑन। आप अब मुझे बताएंगे, मैं तो अब आपकी बात सुनने के लिए बैठा हूं, कि पहले तो कौन सही है। सर x इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता ना 1/t पे। तो मेथड 1 सही है और मेथड 2 गलत है, ये तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। तो अब बात आई कि कैसे तुम्हें पता चलेगा कि मेथड 2 गलत है। तो यहां तो आपने आइडेंटिफाई भी कर दिया, दीक्षांत ने बोल दिया कि गलती मेथड 2 में ये है कि जो हम सब्स्टिट्यूशन कैरी आउट कर रहे हैं 1/x को t, तो 1/x is not defined at x equal to 0. So this function which is taken for the new variable is not defined, that is discontinuous at x equal to 0, and 0 lies in the interval -2 to 2. तो -2 से 2 में कंटिन्यूटी का लॉस है, हाँ कॉन्टिन्यूटी नहीं है। मोनोटोनिसिटी की बात करोगे तो है, मोनोटोनिसिटी में इश्यू नहीं है, 1 फंक्शन ही है थ्रू आउट, क्योंकि अगर आप 1/x फंक्शन को ऑब्जर्व करो तो इट टर्न आउट टू बी लाइक दिस, ऐसा। ये फंक्शन 1 है, 1 होने में कोई ट्रबल नहीं है, मोनोटोनिसिटी में एब्सोल्युटली कोई ट्रबल नहीं है। मतलब ट्रबल का मतलब है कि थ्रू आउट डिक्रीजिंग है, तो मोनोटोनिक है, तो इट इज मोनोटोनिक बट नॉट कॉन्टिन्यूअस। बिकॉज ऑफ द डिसकंटिन्यूटी दिस इज गेटिंग रॉन्ग। अच्छा, तीसरी बात, ये समझ में आ गया कौन सही है कौन गलत है, ये तो सबको क्लियर हो गया, अब तो कोई डाउट नहीं इसमें कि दिस वन इज राइट एंड दिस वन इज रॉन्ग। बट अब यहाँ एक और बात आती है कि हर बार तुम्हें कैसे पता चले, कई बार ऐसा होता है कि कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट पर कंप्रोमाइज हो रही है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, देख के नहीं पता चलेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा। तो अगर कॉन्टिन्यूटी इसीलिए बोलते हैं कॉन्टिन्यूटी पढ़ा हमने, इसीलिए कि आप देख करके पता कर सको कि हाँ यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी कंप्रोमाइज हो रही है ना। इंटरवल हमेशा देखना पड़ेगा, बट कुछ और सिग्नल्स भी हैं, कुछ और साइंस भी हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जैसे मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये फंक्शन ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, द इंटीग्रैंड फंक्शन हमारा है 1/4 + x², and it is always greater than 0 for all x belongs to -2 से 2। इस पूरे इंटरवल में ये फंक्शन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू जनरेट कर रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, लोअर लिमिट अपर लिमिट से, लोअर लिमिट इज स्मॉलर देन अपर लिमिट, ये भी ठीक है। लोअर लिमिट -2 है, इट इज लेस देन अपर लिमिट विच इज 2, ये भी ठीक है। इसका मतलब है कि dx भी हमेशा पॉजिटिव है। अब जब dx पॉजिटिव है और फंक्शन खुद पॉजिटिव है,
तो डीए सारे इंटीग्रल एलिमेंट पॉजिटिव होंगे एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ इंटीग्रल हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए। तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल कांट बी नेगेटिव, कांट बी नेगेटिव। तो इस बात से भी आप बोल सकते हो कि ये वाला गलत है और ये वाला सही है। तो आपको दो चीजें, एक कंटिन्यूटी का बहुत, जिस इंटरवल लोअर लिमिट अपर लिमिट से जो इंटरवल डिफाइन हो रहा है उसको ध्यान से देखो, कंटिन्यूटी का ख्याल रखो, मोनोटोनिसिटी का ख्याल रखो, और थोड़ा सा ये आउटपुट का भी ख्याल रखो कि कहीं फंक्शन पॉजिटिव है वैल्यू नेगेटिव तो नहीं आ रही है, या फंक्शन थ्रू आउट नेगेटिव है और वैल्यू पॉजिटिव तो नहीं आ रही है। लोअर लिमिट छोटा है अपर लिमिट बड़ा है तो dx पॉजिटिव होगा, फंक्शन का साइन चेंज तो नहीं हो रहा है। ये सब बातों का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। क्लियर है जी? पूरी तरह से बात समझ में आ गई? यस सर। चलिए अब अगला क्वेश्चन अगर आप कर देंगे तो मैं मान लूंगा कि हाँ आपको समझ में आ गया। चलिए जल्दी बताइए। क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू secant t to evaluate the integral 0 to 1 under root 2 plus x square dx? If not, then explain the reason. बोलो। क्या हम x की जगह secant t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? अगर नहीं पॉसिबल है तो वजह क्या उसकी ये बतानी है आपको, क्यों नहीं पॉसिबल है? जल्दी बोलो। अब इतना टाइम मत लगाओ यार, अब इतना टाइम अगर एक दो दो पैसे के क्वेश्चन में इतना टाइम लगाएंगे फिर तो हो चुका। सर नहीं कर सकते सर। रीजन बोलो। सर t secant इनवर्स x होएगा और x 0 से 1 दिख रहा है तो वो उसके प्रिंसिपल डोमेन में ही लाई नहीं करेगा। यस, बिकॉज आप ऐसे बोलेंगे कि secant t belongs to -infinity to -1 union 1 to infinity, and therefore when x belongs to 0 to 1 open, secant t will not be, secant t can't be equal to x, क्योंकि secant t की वैल्यू 0 से 1 हो ही नहीं सकती। तो हम ये भी ध्यान रखेंगे कहीं ऐसा कोई फंक्शन तो नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जो वैल्यू नहीं ले रहा उसमें, तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो हम ये सब्स्टिट्यूशन कर नहीं सकते। बेशक ऐसा सब्स्टिट्यूशन करने से इंटीग्रेट भी हो जाए तो भी नहीं कर सकते। ठीक है, आगे चलते हैं। तो रेंज में नहीं है, क्या बोला आपने? secant t की रेंज और x की रेंज मैच नहीं कर रही है। हाँ, अगर यही x 1 से 2 होता तो कर सकते थे। चलिए यहां आइए। Can we substitute tangent x by 2 as t to evaluate the above integral and explain the paradox as the area enclosed by a positive valued function between x-axis and any two ordinates must be positive? Any two ordinates must be positive. बताइए भाई, ये बात भी अच्छी है कि क्या हम इस फंक्शन को इवेलुएट करते समय टेंजेंट x बाई 2 को t पुट कर सकते हैं? अच्छा याद रखो कि ऐसे फंक्शन को इवेलुएट करते समय इंडेफिनिट में आपको tan x बाई 2 इक्वल टू t ही पुट करना बताया गया है। लीनियर फंक्शन ऑफ साइन एंड कॉस हो तो x के हाफ एंगल के tan को t पुट करते हैं। तो अगर हम यहाँ करते हैं पुट
10x/2 को t, तो क्या होगा पहले ये देखते हैं। तो पहले आप देखोगे तो टेंजेंट x/2 को हमने t पुट किया तो dx हो जाएगा, बोलो 2dt/t 1 + t², एंड cos x हो जाएगा, cos x क्या हो जाएगा 1 - t² / 1 + t²। तो हमारा इंटीग्रल I क्या हो जाएगा, देखो यहां पर लिख दिया हमने 2dt/1 + t², डिनोमिनेटर में लिख दिया 5 - 2 - 2t² डिवाइडेड बाय 1 + t²। और लिमिट को जरूर चेंज करेंगे, x 0 है तो लोअर लिमिट 0 है, x 2π है तो अपर लिमिट भी 0 हो गई। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग, 0 to 0 क्या आएगा 1 + t², तो एलसीएम लेके कैंसिल हो जाएगा, 2 dt/5 - 2 is 3 and 5t² + 2t², 3 + 7t²। और ये फंक्शन है अपर लिमिट लोअर लिमिट, इसको तो tan इनवर्स के फॉर्म में आंसर आ जाएगा और आंसर फाइनली 0 आ जाएगा, क्योंकि लोअर एंड अपर लिमिट इक्वल है तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल 0 होगी प्रोवाइडेड द फंक्शन इज फाइनाइट वैल्यूड। ये फंक्शन की वैल्यू थ्रू आउट फाइनाइट है, अब मान सकते हो ना कि इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होगी, कभी ये इन्फिनाइट नहीं होगी, तो ये आंसर 0 आ गया। बट इट इज अ पैराडॉक्स। व्हाई पैराडॉक्स? बिकॉज 5 - 2 cos x is always positive for all x belongs to 0 to π। लोअर लिमिट छोटी है, अपर लिमिट बड़ी है ना। तो ऐसे केस में हमारा जो फंक्शन है डी सारे पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि एफ एक्स भी पॉजिटिव है और डी एक्स भी पॉजिटिव है, और डी ए पॉजिटिव है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ इंटीग्रल पॉजिटिव आनी चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का सम पॉजिटिव आएगा, जबकि ये 0 आ रहा है। बोलो भाई क्या पैराडॉक्स है? पैराडॉक्स तो समझ में आ गया कि आंसर आ रहा है 0, आंसर आना चाहिए पॉजिटिव, दिख रहा है कि आंसर पॉजिटिव है लेकिन आंसर आ रहा है 0। तो अब क्या गलती हुई, मिस्टेक क्या हुई? हम्म, जो फंक्शन को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं वो फंक्शन के बारे में जरा सोचो। जब x वेरी कर रहा है 0 से 2π, तो x/2 वेरी कर रहा है 0 से π, एंड tan x/2 it is positive when x belongs to 0 to π/2 and it is negative when x belongs to -π/2 to 0, and there is discontinuity at π/2. There are two issues. One issue that there is a discontinuity at π/2, तो इस 0 से 2π इंटरवल के मिडिल पर जब x की वैल्यू पाई होगी तो वहां पर डिसकंटिन्यूटी है। किसमें? इसमें नहीं, इस सब्स्टिट्यूशन में डिसकंटिन्यूटी है, जो सब्स्टिट्यूट फंक्शन है उसमें डिसकंटिन्यूटी है। दूसरी बात है कि सब्स्टिट्यूट फंक्शन की वैल्यू साइन चेंज कर रही है, ठीक है। tan x को जब आप देख रहे हो tan x/2 को करो तो ऐसे यहां से यहां ऐसे जा रहा है, फिर ये ब्रेक हो करके फिर ये इधर से आ रहा है ऐसे, तो ये ट्रबल है, डिसकंटिन्यूटी इज द ट्रबल। तो हम ये सब्स्टिट्यूशन कैरी नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये तो कल क्लियर हो गया, नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन करने के लिए करेक्ट वे क्या है वो लिखो। करेक्ट वे, करेक्ट वे क्वेश्चन करने का है कि लिमिट को ब्रेक करो 0 to π, जहां पर डिसकंटिन्यूटी है, 1/5 - 2 cos x प्लस पाई से 2π 1/5 - 2 cos x। अब क्या करो साहब, अब इसमें दोनों में सब्स्टिट्यूशन करो, tan x/2 को t
और यहाँ भी tan x बाई 2 को t। जल्दी करो और बताओ क्या आंसर आ रहा है। ये क्या आ जाएगा बोलो? फंक्शन तो वही आएगा 2 टाइम्स 1/3 + 2t स्क्वायर dt, और लिमिट चेंज होगी tan 0 0 tan π/2 प्लस इंफिनिटी। π/2 पर लेफ्ट से जा रहे हैं, तो π/2 पर जब लेफ्ट से जाते हैं तो प्लस इंफिनिटी, प्लस यहाँ पर लोअर लिमिट पाई tan π/2, बट पाई के π/2 के राइट में जा रहे हैं है ना। अरे x की वैल्यू पाई है तो x/2 की वैल्यू π/2 होगी, बट π/2 से बड़ी, तो माइनस इंफिनिटी, और 2 पाई पर पाई 0 1/3 + 2t स्क्वायर। अब इवेल्युएट करो एंड सरप्राइजिंगली यू विल गेट द करेक्ट आंसर। कर लो। अब इवेल्युएट करो, आंसर बताओ क्या आ रहा है। अब 0 आंसर नहीं मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा कैलकुलेट करके बताओ। ये tan इनवर्स क्या है? tan इनवर्स ऑफ, बोलो, 1/√3 by √2 1/√6 tan इनवर्स ऑफ √2t by √3, और ये दोनों में आएगा, और 2 भी बाहर रख लो, 2 टाइम्स। अब इसकी लिमिट निकालेंगे, एक 0 से इंफिनिटी और एक बिल्कुल वही 2/√6 और माइनस इंफिनिटी से 0, वही सेम फंक्शन है tan इनवर्स √2t by √3। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? इंफिनिटी पर tan इनवर्स इंफिनिटी इज π/2, π/2 और 2 मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? π/√6, और इधर क्या आएगा? इधर देखो 0 पर तो 0 हो जाएगा, माइनस 2/√6 तो आएगा, 0 पर 0 0 माइनस tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी इज माइनस π/2। तो ये आंसर जो तुम्हारा आया बेटा, ये π/√6 आया, और ये वाला आंसर भी π/√6 आया। तो नेट आंसर आया 2π/√6, 2π/√6। या अगर और सिंप्लीफाई करना चाहो तो √6 को √2 इंटू √3 कर दो, तो √2π/√3। दिस इज द आंसर, एंड ये करेक्ट आंसर है इस फंक्शन का। समझ में आई बात कि नहीं? yes. हाँ, तो अगर इस टॉपिक में देखो तो जहां पर गलतियां तुमसे होंगी ना, तो मैं बता रहा हूँ ये सब्स्टिट्यूशन की मिस्टेक होगी। बाकी प्रॉपर्टीज वगैरह सीख जाने के बाद कहीं गलतियां नहीं होती हैं, यही वाली एरर को आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग टू नेक्स्ट। अब ये सब क्वेश्चन जो है ना अपने आप कर लेंगे। जैसे मान लो, कैन वी सब्स्टिट्यूट tan x as t टू इवेलुएट दिस इंटीग्रल? तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि tan x फंक्शन 0 से पाई π/2 में पे break है। कॉन्टिन्यूस नहीं, हाँ π/2 पर डिसकंटिन्यूस है। तो अगर आपको ये सब्स्टिट्यूशन कैरी आउट भी करना है तो कंडीशन है 0 से π/2 अलग करो और π/2 से पाई अलग करो और फिर सब्स्टिट्यूट करो। क्योंकि हम करते थे ना इंडेफिनिट में, ऐसा फंक्शन होता था सीकेंस स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करके tan को t पुट करते हैं। तो यहाँ आप नहीं कर सकते, इसको करना होगा तो यू हैव टू ब्रेक द लिमिट। आप इसको ऐसे लिखेंगे, इसको अगर सेम सब्स्टिट्यूशन करके ही प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और कोई रास्ता भी नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। तो आप कुछ इस तरह से सोचेंगे 0 to π/2, तो सीकेंस स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, और ये 2 + t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस π/2 से पाई, फिर से वही dt अपॉन 2 + t स्क्वायर हो जाएगा, वही tan x को t पुट करके। तो अगर करना है तो ऐसे करेंगे, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/√2 tan इनवर्स t/√2, और इसको इवेलुएट करेंगे, पहले वाले को 0 से π/2 पर, प्लस दूसरे वाले को
π/2 से पाई पर, और फिर आंसर आ जाएगा, सही आंसर आएगा। अगर आप डायरेक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। tan x को t पुट करेंगे तो ऐसा बन जाएगा tan 0 0 tan π 0 0 to 0 dt/2 + t², 5 से 0 आ जाएगा। तो डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आंसर 0 आ जाएगा। बट एक्चुअली आंसर 0 हो नहीं सकता, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू फंक्शन है, लोअर लिमिट छोटी, अपर लिमिट बड़ी, सारे एरिया एलिमेंट पॉजिटिव हैं, समेशन पॉजिटिव आना चाहिए, तो वहां से 0 आएगा। यहां से आपका सही आंसर आएगा tan इनवर्स π/2। अरे लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, अब तो मैं क्या बोल दिया, टी में ले गए ना, टी में ले गए तो लिमिट हमारी 0 to इन्फिनिटी होगी, वेरी सॉरी, और ये वाला -∞ से 0 होगा बेटा, -∞ से 0। ठीक है जी, और फिर इवेलुएट करना तो आंसर आपका बिल्कुल सही आ जाएगा। चेक कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक लास्ट कर दो इस पे, फिर हम लोग आगे अगली प्रॉपर्टी पे चलें। फाइंड द मिस्टेक इन द फॉलोइंग, जल्दी बताइए इसमें मिस्टेक क्या है, ये बताना है आपको। जीरो से पाई sin x dx है, हमने बोला sin x को t पुट करते हैं, dx हो जाएगा dt अपॉन √1 - t²। sin x को t पुट किया तो x इक्वल टू 0 पर sin x 0, x इक्वल टू पाई पर भी sin x 0, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 0, एंड देयरफॉर वैल्यू बिकम 0। क्या मिस्टेक है, अब देखो यहाँ पर कंटिन्यूटी की प्रॉब्लम है नहीं, sin x कंटिन्यूअस है। हाँ, तो sin x, सर ये सब्स्टिट्यूशन 1 1 नहीं है। हाँ 1 1 नहीं है, मोनोटोनिक नहीं है। sin x 0 से पाई में वैल्यू, जो वैल्यू इनिशियल पॉइंट पे लेता है वही वैल्यू वो फाइनल पॉइंट पर भी ले लेता है, सेम वैल्यू। तो ये नॉन मोनोटोनिक हो गया, इसलिए अपर और लोअर लिमिट सेम हो गई। इन्वर्टिबिलिटी का लॉस है, क्योंकि sin x को t पुट करने का मतलब होता है x इज इक्वल टू sin इनवर्स t पुट करना, और दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, दिस ट्रांसफॉर्मेशन is not possible as sin x is many one function। यहां इंक्रीज कर रहा है और यहां पर डिक्रीज कर रहा है, तो ये सब इश्यूज हैं, ये सब पैराडॉक्सेस हैं। तो इसको भी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर यही सब्स्टिट्यूट, वैसे तो इसका आंसर तो डायरेक्ट आ जाएगा, sin x का इंटीग्रल निकालोगे तो क्या आएगा, cos x। cos x इंटीग्रल आएगा माइनस cos x रादर, और फिर आप 0 से पाई इवेल्युएट करोगे, आंसर 0 ही आएगा, माइनस cos पाई माइनस cos 0, माइनस cos 0, तो cos पाई इज माइनस 1। हमने क्या किया है, हाँ sin x का इंटीग्रल हमने लिखा माइनस cos x, माइनस cos x का माइनस बाहर ही निकाल दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos x 0 से पाई, और फिर माइनस बाहर लेते हुए ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, यस cos पाई माइनस cos 0। तो आंसर आपका क्या रहा है, हाँ cos पाई इज -1 and cos 0 is 1 तो -1, तो दिस आंसर कम्स आउट टू बी 2। जबकि एक्चुअल आंसर क्या है, 0 से पाई में एक्चुअल आंसर क्या है, 2 ही है। यस सर 2। अरे बताया था ना मैंने कि 0 से π/2 में 1 होता है ना, ये एरिया 1 होती है, दिस इज 1, ये भी 1 है और ये भी 1 है, क्योंकि सिमेट्री है, ये 1 और ये 1, तो 2 ही आंसर है, तो आंसर ही सही है। तो डायरेक्ट अगर आप x के फॉर्म में ही इंटीग्रेट करना चाहते हैं, नो इश्यूज,
सब्स्टिट्यूशन में प्रॉब्लम है, ये सब्स्टिट्यूशन वैलिड नहीं है, और उसकी वजह समझ में आ गई आपको। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे, आपके शीट में भी दो एक क्वेश्चन और मिलेंगे, उनको भी कर लेना। आइए आगे। हाँ जी, जल्दी करिए, क्विक। फटाफट फटाफट आंसर करिए, क्विक। तो अगर किसी की क्लास है इसके बाद, राइट, तो वो लोग क्लास के लिए जा सकते हैं। मैं थोड़ी देर और टेकअप करूंगा, उसके बाद ही क्लास एंड होगी। तो आप एक बार लेक्चर लास्ट का जितना पोर्शन होगा वो देख लेंगे। बट अगर किसी की क्लास है तो नहीं है, तो जस्ट कैरी ऑन, फटाफट प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की। यही करेंगे ना। रूट एक्स प्लस वन को टी पुट किया, विच इज कंटिन्यूअस एंड मोनोटोनिक, 1/2 रूट एक्स प्लस वन डी एक्स डी टी हो गया। और dx अपॉन रूट एक्स प्लस वन यहाँ पर है, dx प्लस रूट एक्स प्लस वन डी टी हो गया, और साइन टी, तो साइन टी डी टी 2 टाइम्स लोअर लिमिट 3 + 1 4 का रूट 2, अपर लिमिट 8 + 1 9, 9 का रूट 3, एंड देयरफॉर यू गॉट द आंसर। क्या आंसर आएगा जी? आंसर आएगा, साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है? साइन टी का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस कॉस टी -2 कोसाइन ऑफ टी इवेल्युएटेड अंडर द लिमिट 2 to 3। तो वैल्यू क्या आएगी? -2 टाइम्स कोसाइन ऑफ 3 रेडियन माइनस कोसाइन ऑफ 2 रेडियन, and it can be written as 2 times cosine of 2 radian minus cosine of 3 radian. This is the answer finally. पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट क्या है? एक्सक्यूज मी सर। बोलो जी। सर जैसे हम x+1 को टी स्क्वायर पुट करेंगे तो वो भी एक ही बात हो जाएगी? हाँ, एक ही बात हो जाएगी। x+1 को टी स्क्वायर पुट करने का मतलब है कि रूट x+1 को टी। सिर्फ तो वही सर दिक्कत सिर्फ ये होगी कि x+1 को टी स्क्वायर पुट करते समय अगर कहीं लिमिट में कुछ नेगेटिव वेगेटिव होगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे सर मान जैसे लीजिए, टी की दो वैल्यूज आ रही हैं, अगर x+1 को टी स्क्वायर पुट करेंगे। हाँ, तो इसीलिए मैंने बोला ना कि x+1 को टी स्क्वायर अगर पुट करोगे तो t की दो वैल्यूज आएंगी। और क्यों वैल्यू दो आ रही है? क्योंकि x+1 इक्वल टू टी स्क्वायर में t को आप प्लस माइनस रूट x+1 लिख रहे हो ना। तो एक्चुअली यस। आप रूट x+1 को t लिख रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन माइनस रूट x+1 ऐसे मान लो आप कि आपने पुट किया x+1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने लिखा रूट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू रूट ऑफ टी स्क्वायर, रूट ऑफ टी स्क्वायर इज मॉड टी, रूट ऑफ टी स्क्वायर इज मॉड टी, नॉट माइनस टी। तो अब यहां से टी की तो एक ही वैल्यू आएगी ना, रूट एक्स प्लस वन की दो वैल्यू तो नहीं आएगी ना, एक ही आएगी। बोलो। आप यही तो बोल रहे हो ना कि x की ऐसा लिख रहे हो कि रूट ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू प्लस माइनस टी। यहां से आ गया रूट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी एंड माइनस रूट एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टी, यही दो वैल्यू आ रही है ना टी की। यस सर। तो ये वाली वैल्यू तो आप ले नहीं सकते ना बेटा। ये वैल्यू आप नहीं ले सकते, रीजन बीइंग कि नेगेटिव वैल्यूज यहाँ अलाउड नहीं है, मोनोटोनिसिटी का लॉस हो जाएगा। तो आप रूट एक्स प्लस वन को सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही दे सकते हैं ना, रूट की वैल्यू नेगेटिव यस। नहीं होनी चाहिए, इसलिए यस उसको सर। हटा दिया। सेकेंड वर्ड पे जाइए।
अब यहाँ क्या किया, साइन 2x को टी पुट करेंगे या 4 माइनस साइन 2x को टी पुट कर दें। cos 2x dx 2 cos 2x dx is minus dt, तो cos 2x dx माइनस dt बाई 2 है, 2 से यहाँ डिवाइड कर दो और यहाँ पर भी बाई 2 कर दो, तो cos 2x dx आ गया हमारा। अब क्या करें, अब इंटीग्रल हमारा क्या हो गया, लोअर लिमिट 0 से पाई बाई 4 में cos 2x मोनोटोनिक भी है, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, sin 2x भी मोनोटोनिक है। बताओ जल्दी बोलो, लोअर लिमिट क्या होगी, 4 sin 2x sin 0, 4 minus 0 is 4, अपर लिमिट sin 2x, x को पाई बाई 4 पुट किया तो 2x is पाई बाई 2, sin पाई बाई 2 is 1, 4 minus 1 is 3, 4 2 3 हो गया, बोलो हाँ या ना। यस सर। माइनस हाफ आया बाहर, cos 2x dx माइनस हाफ dt, माइनस हाफ बाहर dt, अंडर रूट t dt आया। अब ये माइनस की वजह से आप लिमिट को इंटरचेंज कर लो, 1/2 टाइम्स 3 to 4 रूट टी डी टी। रूट टी का इंटीग्रल क्या होता है बोलो, 2/3 टी की पावर 3/2, और इवेल्युएट करेंगे आप कहां से कहां तक, 3 से 4 के बीच में। आंसर क्या है जी, 1/3 टाइम्स, जल्दी आंसर बोलो, 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 का क्यूब 8, माइनस 3 का स्क्वायर रूट, रूट 3 का 3 रूट 3। योर फाइनल आंसर इज 8 माइनस 3 रूट 3/3। बाई 3 है कि बाई 2 है, बाई 3। दिस इज द आंसर। क्लियर है, कोई डाउट है तो बोल दो। क्लियर है सर। सी और डी का आंसर से फटाफट देख लो। सी पार्ट में हमारा क्या क्या सब्स्टिट्यूट किया, सी पार्ट में log 1 माइनस टी को टी पुट कर दिया, जेड पुट कर दिया, यस तो आ गया तुम्हारा dt ओवर 1 माइनस टी विद नेगेटिव साइन इज dz, तो माइनस dz हो जाएगा। मोनोटोनिक फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन मोनोटोनिक फंक्शन है, कंटिन्यूअस है, ये देख लो सिर्फ 0 पर 1 और 1 माइनस ई स्क्वायर पर, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस भी है मोनोटोनिक भी है, तो आपका डेरिवेटिव इंटीग्रल चेंज होगा। क्या इंटीग्रल आएगा बताओ, व्हाट विल बी द इंटीग्रल्स वैल्यू, 0 पुट किया तो log 1 0, 1 माइनस e की पावर माइनस 2 पुट किया तो 1 माइनस e की पावर माइनस 2, तो 1 माइनस 1 प्लस e की पावर माइनस 2, तो माइनस 2, और ये हो गया तुम्हारा माइनस dz इंटू जेड। ये माइनस की वजह से लिमिट इंटरचेंज कर देना तो आ जाएगा -2 से 0 एंड जेड dz। अब ये जेड dz का इंटीग्रल आपको पता है जेड स्क्वायर बाई 2 होता है, और इसको आप 0 से -2 से 0 इवेल्युएट कर लो, क्या आंसर आएगा, 0 पर वैल्यू 0 आएगी और -2 पर 4 स्क्वायर बाई 4/2 आएगी, तो इट इज इक्वल टू -2 यूनिट। अच्छा इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 1 से छोटी नंबर का लॉग है और 1 से छोटी नंबर का लॉग नेगेटिव होगा, तो ये फंक्शन नेगेटिवली वैल्यूड फंक्शन है, ये फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है इस पूरे इंटरवल में। इस वजह से
जो log का वैल्यू नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, तो फंक्शन नेगेटिव है, इंटीग्रैंड नेगेटिव है, लोअर लिमिट छोटी अपर लिमिट बड़ी है, तो dx पॉजिटिव है, फंक्शन नेगेटिव dx पॉजिटिव, तो dA सारे नेगेटिव है, इसलिए समेशन नेगेटिव आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक्चुअल एरिया निकालनी होगी ना, अगर एक्चुअल एरिया निकालनी होगी फंक्शन की तो इसी का मॉड ले लेंगे, 2 यूनिट एरिया होगी, बट फंक्शन नीचे लाई कर रहा है इसलिए नेगेटिव आया। डी पार्ट ये भी हो गया होगा, तो आप सबका आंसर तो आ गया। डी पार्ट का देखो आंसर निकाला सबने था, लेकिन थोड़े आंसर कुछ अजीब अजीब से निकाले थे। कितने आंसर सही थे जरा मुझे, तो ये का आंसर सही था 2 cos 2, ये तो ठीक था। √3 + 2π/3, ये बी पार्ट के आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ी थी। ओके चलो, जहां जहां पर आंसर है करेक्ट करते जा रहे हो ना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट किया बताया नहीं मुझे, इस पार्ट में सब्स्टिट्यूशन क्या किया, साइन इनवर्स x को t, क्लियर दिख रहा है। अच्छा, इनवर्स फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन जितने भी हैं मोस्टली कंटिन्यूअस हैं, सीकेंड इनवर्स और कॉसेकेंड इनवर्स को छोड़ के सारे कंटिन्यूअस है, सारे मोनोटोनिक होते हैं। तो साइन इनवर्स x को t पुट किया तो 1/dx/√1 - x² dt हो गया, तो ये इंटीग्रल तुम्हारा t dt हो गया। साइन इनवर्स 0 is 0, साइन इनवर्स 1 is π/2, and therefore it is equal to t²/2 evaluated 0 to π/2. So final answer is π²/8. यही आंसर आ रहा है सबका, बोलो। ठीक है, तो अब सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टी आप हैंडल कर पा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, अनडाउटेडली हैंडल कर पा रहे हैं आप। चलिए इसका आंसर करिए जल्दी से, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, बाकी फिर आप, अच्छा कल क्या करना है ये भी डिसाइड कर लो भाई, कल का काम डिसाइड कर लो। डू यू हैव डाउट्स कल के लिए? वासु, किस पे डाउट है? अगर डाउट है तो मेरे को शेयर कर दो, क्योंकि अगर डाउट होंगे तभी कल की क्लास में डाउट डिस्कस होगा, नहीं तो फिर मैं कॉन्सेप्ट ही कैरी आउट करूंगा। तो आप डाउट्स जरूर शेयर कर दो आज मुझे सभी लोग। हाँ वही इंडेफिनिट की अगर डाउट है, हाँ ठीक है, तो ये इंडेफिनिट के डाउट शेयर कर देंगे। चलो ठीक है, ये यहाँ से डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फिर काफी क्लास का टाइम थोड़ा लेट भी हो गया है। हाँ जी ठीक है, तो कल मिलते हैं आपके अपने यूजुअल टाइमिंग पे। डाउट्स आप आज शेयर कर देंगे और इसकी गेम 1 कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल की गेम 1 कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, सो लेट्स क्लोज द कॉल फॉर टुडे। ओके बाय।